वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद कास। तो आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 वर्ण प्रकरण से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णों के बारे में। छोटी छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। आ ई उ क ख ग, यही अविभक्त ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। तो अब हम जानेंगे वर्णमालाओं के बारे में कि वर्णमाला किसे कहा जाता है। यह वर्णों की वह माला है जिसे क्रमबद्ध रूप में रखा गया है। मानव के मुंह से निकलने वाली हर प्रकार की ध्वनियों को क्रमबद्ध करने की क्षमता है, इसलिए यह वैज्ञानिक वर्णमाला भी मानी जाती है। वर्णों का उच्चारण बिना किसी आश्रय के स्वतंत्र रूप में होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर शब्द का अर्थ होता है ध्वनि या आवाज। जब इन मूल ध्वनियों को आकार देने के लिए व्यक्ति इन्हें चिन्हित करता है या लिपिबद्ध करता है तो उन्हें वर्ण कहते हैं। मूल ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। ऐसे तो सिर्फ 15 शब्दों को मान्यता दी गई है, लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्रों में 16 स्वर माने जाते हैं। इसीलिए आपने सभी जगह देखा होगा, अक्सर हर भाषा में पहला शब्द अ ही होता है। जैसे अंग्रेजी में ए और फारसी और अरबी में अलिफ जैसे आ का ही इस्तेमाल किया जाता है। संस्कृत में कुल 13 स्वर होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह अतः, अं, अहा इत्यादि। इसलिए संस्कृत में कुल 15 स्वरों को मान्यता दी गई है। तो स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है? स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति और रचना के आधार पर किया जाता है। उत्पत्ति अर्थात स्वरों की रचना। तो स्वरों की रचना को 4 भागों में बांटा गया है। तो अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनका क्या महत्व है। 5 तरह के मूल स्वर कहलाते हैं। पहला अ, ई, उ, री और ली। इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वो होते हैं जिसमें दो स्वरों को मिला के एक बड़े स्वर को निर्माण किया जाता है। जैसे इसी प्रकार 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि। अयोगवाह। अयोगवाह वह वर्ण होते हैं जिन्हें विसर्ग और अनुस्वार की सूची में रखा जाता है। इनका योग ना ही स्वरों से है और ना ही व्यंजनों से, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इसलिए अयोगवाह के 2 उपवेद हैं जिन्हें कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग। जो स्वरों के पीछे है वह अनुस्वार। अनुस्वार को शिरोबिंद से चिन्हित किया जाता है। अनुनासिक का अर्थ स्वतंत्र वर्ण नहीं है। अनुनासिक के लिए अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं विसर्ग के बारे में। संस्कृत में विसर्ग का बहुत महत्व होता है। इसका उच्चारण हकारवत होता है। विसर्ग को 2 बिंदुओं से व्यक्त किया जाता है, जैसे हरिहि, गुरुहु, रामः, बालकः, स इत्यादि। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय अंश को मात्रा कहते हैं। काव्य व संगीत में मात्रा का अधिक महत्व होता है। 2 वस्तुओं के स्पर्श में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। तो को 2 बार स्पर्श करने में लगे समय को में 2 मात्राएं लगाई जाती हैं और 3 चीजों को स्पर्श करने में 3 मात्राएं लगाई जाती हैं। इसीलिए मात्राओं के 3 भेद बताए गए हैं। इसीलिए मात्राओं के अनुसार 3 भेद बताए गए हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। आइए हम जानते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, री, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ 8 दीर्घ स्वर माने गए हैं। जिन
मात्राओं के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनको 3 अंक से व्यक्त किया जाता है, जैसे ओम। चलिए अब हम व्यंजनों की तरफ बढ़ते हैं और व्यंजनों के बारे में जानते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता के साथ बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। रूप वर्ण के नीचे हलंत या तिरछी लकीर लगाने से स्पष्ट होता है। संस्कृत में व्यंजनों की मानक संख्या 36 यानी 36 मानी जाती है। चलिए जानते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? वर्णों को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है: स्पर्श, अंतरस्थ, यौगिक और ऊष्म इत्यादि। पहला है स्पर्श। वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के विवर से आती है, उसे स्पर्श कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग और तवर्ग, जिसमें कवर्ग में क, ख, ग, घ, टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, चवर्ग में च, छ, ज, झ, टवर्ग में त, थ, द, ध और पवर्ग में प, फ, ब, भ। इस तरीके के 25 वर्णों को अलग अलग विभक्त किया गया है। तस्थ में वायु मध्य से बाहर की तरफ आती है। संस्कृत में कुल 4 वर्ण अंतरस्थ होते हैं, जैसे य, र, ल, व। ऊष्म स्वर, ऊष्म यानी गर्म। जब हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है तो उसे कहते हैं ऊष्म स्वर। श से षटकोण, श से सलगम और स से सड़क और साथ में ह से हल। इन चार वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा गया है। जो 2 अलग अलग अस्तित्व रखते हैं उन्हें यौगिक व्यंजन कहा जाता है। इस श, त्र, ज्ञ इन 3 वर्णों को यौगिक व्यंजन कहा जाता है। इसका वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो मैंने कोशिश की आज सिलेबस को बहुत ही इजी तरीके से समझाने की, ब्रेकआउट करने की, ताकि आगे के चीज़ों को समझने में आसानी हो सके। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप संस्कृत को पढ़ना, लिखना और समझना सीखेंगे। सर्वमंगलम शुभमस्तु। धन्यवाद।